अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि आप पॉलिटी के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि इस खंड पर पकड़ को मजबूत करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की अपनी बेहतर स्थितियों का निर्माण करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में राज व्यवस्था के खंड की इतनी महत्ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करने का प्रयास करते हैं ताकि इन सभी खबरों पर आपकी अवधारणात्मक समझ को बढ़ाया जा सके। तो चलिए देखते हैं कि पिछले सप्ताह में कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही राजव्यवस्था से जुड़ी हुई जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। एक खबर है विधिक सेवा सहायता पर, जो विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जो लीगल एड प्रदान की जाती है, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की क्या विचार हैं, उसमें किस प्रकार के सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जो अथॉरिटीज इसके लिए बनी है उनकी कार्यप्रणाली और दक्षता में क्या किया जाना चाहिए उनको सुधारने के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विधिक सेवा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचारों को रखा है। दूसरी खबर हमारी असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 से जुड़ी हुई है। इसे असम के आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें किस तरह के प्रावधान असम में बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए किए गए हैं उनको जानेंगे। और तीसरी खबर हमारी बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी होगी। आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और लेकिन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपके लिए जानना जरूरी है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो हुए हैं उसमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, महिलाओं द्वारा कितना बढ़ चढ़ करके उसमें भागीदारी की गई है, वे कौन से परिवर्तन थे जो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनाए गए जिनके कारण पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में किसी भी पोलिंग स्टेशन पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। सबसे पहले विधिक सेवा सहायता पर जो सीजेआई के विचार हैं, बी.आर. गवई के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उनको जान लेते हैं। ये किस अवसर पर उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। हाल ही में जो 9 नवंबर है, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का एक प्रकार से अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में कब आया था? ये 1995 में आया था। और फिर 9 नवंबर 1995 को ही हमें देखने को मिलती हैं 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हमारे देश के सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। जो राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकरण बने हुए हैं उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। और जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उनकी अध्यक्षता जिला जजेस के द्वारा की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्राधिकरण स्थापित किए गए थे इस कानून के माध्यम से, ताकि विधिक सेवा कोई भी नागरिक जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है उस तक न्याय की पहुंच को बहुत सुलभ बनाया जा सके, बहुत सहज बनाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए जरूरी है कि उस तक विधिक सेवाओं के बारे में या लीगल जो उसकी अधिकार है उसके बारे में जागरूकता, उसको जानकारी प्रदान की जाए। कहां और किस मंच से वो सहायता प्राप्त कर सकता है, कहां पर वो निशुल्क वकीलों को, एक प्रकार से निशुल्क वकीलों की उसकी व्यवस्था हो सकती है ताकि न्याय तक उसकी एक समान पहुंच स्थापित हो सके। यही काम है हमारे यहाँ जो विधिक सेवा एक तरह से पूरा ढांचा एस्टेब्लिश किया गया है। तो इस ढांचे में क्या सुधार होना चाहिए, इस पर सीजीआई ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं एक राष्ट्रीय सम्मेलन में जो कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे के उत्सव के दौरान मनाया गया। स्ट्रेंथनिंग लीगल एड डिलीवरी मैकेनिज्म, यानी जो हमारा विधिक सेवा का प्रदान करने का जो पूरा मैकेनिज्म है, जो पूरा तंत्र है, उसको किस प्रकार से सुदृढ़ करना है। इसके समापन सत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री बी.आर. गवई के द्वारा अपने विचार रखे गए। इसके आयोजक संस्था कौन थी? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, जिसकी स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 1995 में। और ये एक्ट कब आया था? 1987 में एक्ट आ गया था। इसमें कई और मुख्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भारत के भावी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी रहे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ के अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश इस अवसर पर उपस्थित थे। और आप ये भी जानते हैं कि इसी दौरान जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके 30 वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं इसकी स्थापना के। तो एक महत्वपूर्ण अवसर था। मुख्य न्यायाधीश ने किस प्रकार से लीगल एड को
एक प्रकार से लीगल एड का पूरा जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने, उसको सुदृढ़ करने के अपने विचार रखे हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जो विधिक से सहायता है ये वस्तुतः कोई दान नहीं है बल्कि एक मॉरल ड्यूटी है। जो हमारे यहाँ प्राधिकरण एस्टेब्लिश किए गए हैं वो अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों तक उनको किस प्रकार की सहायता मिल सकती है लीगली, कहां पर उनको किस मंच पर जाने से उनको न्याय सुलभ हो सकता है, इसकी जानकारी अगर वो देते हैं, इसमें सहायता प्रदान करते हैं, तो ये उनकी मॉरल ड्यूटी है, उसका किसी प्रकार का दान नहीं कर रहे हैं वो। उनके द्वारा ये विचार अभिव्यक्त किया गया है। साथ ही उनका कहना है कि जो विधिक सहायता है ये एक्सरसाइज इन गवर्नेंस है, ये एक अभ्यास ऐसा है जो देश के हर कोने तक कानून के शासन को पहुंचाता है और इसे अधिक दक्षता के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। विधिक सेवा से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, जितने स्वयंसेवक हैं, जितने प्रशासक हैं, वो अपने कार्य में प्रशासनिक कल्पनाशीलता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इमेजिनेशन का प्रयोग करें ताकि किस प्रकार से हाशिए पर मौजूद अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विधिक सहायता को पहुंचाना है, इसका एक तरह से पूरा मैकेनिज्म उनके पास हो, इसकी पूरी एक तरह से योजना उनके पास हो। प्रत्येक प्रयास का यह उद्देश्य होना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया हर खर्च, हर दौरा, हर विजिट, हर हस्तक्षेप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपलिफ्ट करे, उसे न्याय प्रदान करने में मदद करे। न्यायिक अधिकारी जब विधिक सेवा संस्थानों में काम करते हैं तो उन्हें सेंसिटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव भावना से काम करना चाहिए, मानवता के दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिए, केवल प्रोसेसेस को ध्यान में रखते ही काम नहीं करना चाहिए बल्कि सेंसिटिव होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति के काम आना चाहिए। तो विधिक सेवा संस्थानों का इन्होंने ये भी कहा कि विधिक सेवा संस्थानों का कार्य जो है वो निर्णय देना नहीं है, एडजुडिकेट करना नहीं है, बल्कि कनेक्ट करना है। कनेक्ट किससे करना है? समाज के हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों को सरकार की व्यवस्था और जो पूरा हमारा न्याय सिस्टम है उसके बीच एक संतुलन, एक सेतु के रूप में काम करना है ताकि विधिक सेवा वास्तविक व्यक्ति तक प्राप्त हो सके। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी अपनाए जाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज हैं उनमें क्या है कि समय समय पर उनके जो कार्यकारी अधिकारी हैं वो चेंज होते रहते हैं और जब कार्यकारी अधिकारी चेंज होते रहते हैं तो एक समान दृष्टिकोण या एक समान नीति का लगातार पालन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इसका समाधान इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाए। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज है और जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उनमें एक एडवाइजरी कमेटी हो, एक समिति हो जिसमें वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष हो और आने वाले 2-3 भावी कार्यकारी अध्यक्ष हो और ये हर 3 या 6 महीने में मीटिंग करे और दीर्घकालिक परियोजनाओं पर काम करे ताकि उनमें एक निरंतरता रहे, नीति निर्माण में एक निरंतरता रहे और अगर किसी प्रकार का प्रशासनिक बदलाव भी होता है तो प्रमुख कार्यक्रम जो हैं वो लगातार चलते रहें ताकि वास्तव में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर मौजूद व्यक्ति है उसको विधिक सेवा प्राप्त करने में इस तरह की चीजों के कारण कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो एक महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं विधिक सेवा तक जनता की पहुंच को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अगर विधिक सहायता प्रदान की जाती है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली है उसमें जनता का, उसमें आम व्यक्ति का विश्वास बढ़ेगा जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने, उसको जीवंत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब अगली खबर को देखते हैं जो कि असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 से जुड़ी हुई है। तो इसको असम कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है और जो असम विधानसभा का आगामी सत्र है 25 नवंबर 2025 से ये शुरू होगा, वहां पर इसको विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें किस प्रकार के कानूनी प्रावधान किए गए हैं इसको जान लेते हैं। इस विधेयक के अगर ये पारित हो जाता है तो इसमें दूसरी या तीसरी शादी करने पर 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है और इसको अगर कोई व्यक्ति दूसरी तीसरी शादी करता है तो उसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला गया है, यानी अभियुक्त को, जो आरोपी होगा, जो अभियुक्त होगा, उसको तुरंत जमानत इसके अंतर्गत नहीं मिलेगी। इसके अलावा विधेयक में राज्य सरकार को विशेष क्षतिपूर्ति कोष यानी कंपेंसेशन फंड बनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं इस प्रकार की चीजों का, बहुविवाह का शिकार होती हैं, जो पीड़ित होती हैं, उनको आर्थिक सहायता भी दी जा सके। पीड़ित कौन होती है महिला? जैसे कोई महिला जिसे उसके पति ने धोखे से दूसरी पत्नी बनाया हो और या पहली पत्नी जिसे घर से निकाल दिया गया हो, तो ये महिलाएं पीड़ित होती हैं। तो इनको एक मुआवजा भी प्राप्त हो, इसके लिए एक विशेष क्षतिपूर्ति कोष भी बनाया जाएगा। क्षतिपूर्ति की राशि कौन होगी और उसको किन मानदंडों के आधार पर
किसी महिला को प्रदान किया जाएगा, यानी पात्रता के नियम क्या होंगे ये भविष्य में तय किए जाएंगे। इस पहल का लक्ष्य यही है कि कोई भी महिला सामाजिक या आर्थिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे। यानी सरकार का कहना यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अगर महिलाएं अपने आप को हाशिए पर महसूस करती हैं बहुविवाह जैसी प्रथाओं के कारण, तो निश्चित रूप से इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस विधेयक के अंतर्गत कुछ अपवाद श्रेणियां भी बनाई गई है, यानी ऐसी श्रेणियां भी बनाई गई हैं जहां पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर यह लागू नहीं होगा, यह कानून लागू नहीं होगा। अगर कानून बन जाता तो वहां पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा संविधान की जो छठी अनुसूची है उसके अधीन आने वाले जिले, संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं संविधान की छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत अधीन आने वाले जो जिले हैं जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, ये जिले आते हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत। वहां पर इसे तत्काल लागू नहीं किया जाएगा। और अगर इन क्षेत्रों में कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम व्यक्ति 2005 से पहले से रह रहा है तो उसे भी छूट दी जाएगी। इसकी अगर विधायी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो असम सरकार वर्ष 2023 से ही इस प्रकार का कानून लाने पर विचार कर रही थी और इसके लिए उसने एक कमेटी की भी स्थापना की थी। सेवानिवृत्त गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति थे रूमी फुकन, उनके द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया था, तो वो भी इस कानून को लाए जाने के अंतर्गत एक प्रेरणा रहा है या उसी के अनुरूप इसको बनाने की कोशिश असम के द्वारा की गई है, असम सरकार के द्वारा की गई है। बिहार चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा प्रदान किए गए हैं कि वहां पर कितनी परसेंटेज में वोटिंग हुई है। चुनाव नतीजे तो आप जानते ही होंगे कि चुनाव नतीजे क्या रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अपनाई गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे बिहार में पहली बार 1951 के बाद इतने बड़े स्तर पर मतदान हुआ है, तो उसको आप जान लीजिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ और 14 नवंबर को उसके रिजल्ट घोषित हो गए हैं। रिकॉर्ड मतदान हुआ है। 1951 के बाद राज्य का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है 67.13%। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत कितना है 62.98% है और महिला मतदाता 71.78% रही है। बिहार में इस बार योग्य मतदाता कितने थे 7,45,26,858 थे और कुल मतदान केंद्र कितने बनाए गए थे 90,740 मतदान केंद्र बनाए गए थे, ताकि जो चुनाव है वो बहुत ही आसानी से सरल सहज तरीके से संपन्न हो जाए और एक चुनाव केंद्र पर, एक पोलिंग स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है और ये अपने आप में एक बहुत विशेष उपलब्धि है। पूरे चुनाव में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर रीपोल की आवश्यकता पड़ी हो, पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ी हो, और ये चुनावी इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था रही, ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और इस ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में कुछ विशिष्ट बिहार पहले की गई हैं, जो बिहार फर्स्ट के नाम से आप इन्हें संबोधित कर सकते हैं और उन्हें कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक कैटेगरीज है कि मतदाता सूची से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पहले की गई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में आप जानते हैं, जो बिहार में किया गया 2025 के मतदाता सूची को अद्यतन बनाया गया, उसको शुद्ध बनाया गया, कुछ नामों को हटाया गया जो व्यक्ति गुजर गए थे या जो प्रवास कर गए थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। साथ ही जो 18 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुके थे उनको मतदाता सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, BLOs हैं, उनका मानदेय दोगुना किया गया। पर्यवेक्षकों व कर्मियों की वेतन वृद्धि की गई। वोटर ID को अद्यतन करने के बाद 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया गया। BLOs को मानक फोटो ID कार्ड प्रदान किए गए, ताकि पारदर्शिता बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े पूरी चुनावी प्रक्रिया में। ये मतदाता सूची से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहले थी। कुछ प्रशिक्षण से जुड़ी हुई पहले भी की गई, जैसे जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर प्रशिक्षण दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल जो एजेंट्स थे, जो BLAs थे, उनको मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग हेतु भी प्रशिक्षित किया गया। बिहार पुलिस को चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था किस प्रकार बनाए रखनी है उसका भी विशेष प्रशिक्षण उनको प्रदान किया गया। इसके अलावा चुनाव संचालन से जुड़ी हुई भी कुछ महत्वपूर्ण पहले थी, जैसे मतदान
जो प्रति मतदान केंद्र है उस पर अधिकतम 1200 मतदाता हों। भीड़ कम करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई और यही कारण है कि 90,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इसके अलावा मोबाइल जमा सुविधा भी प्रदान की गई। मोबाइल जमा करने के जो मतदान केंद्र के पास सुविधा केंद्र थे वो भी बनाए गए। और ये भी जानिए कि वोटर सूचना पर्ची यानी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप पर सीरियल और भाग संख्या स्पष्ट रूप से लिखी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट ऐप पर मतदाता और कर्मियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। मतदान प्रतिशत की रियल टाइम अपडेट प्रणाली लागू की गई। उम्मीदवारों के जो बूथ थे वो मतदान केंद्र से 100 मीटर बाहर तक रखने की अनुमति प्रदान की गई। जो ईवीएम बैलेट पेपर थे उसमें उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें शामिल की गई ताकि उनकी पहचान में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा मतगणना प्रक्रिया में भी कुछ महत्वपूर्ण सुधार अपनाए गए। में सुधार क्या थे उनको जान लीजिए। फॉर्म 17C और ईवीएम डेटा में विसंगति हो तो वीवीपैट की अनिवार्य गिनती की गई। फॉर्म 17C क्या होता है? फॉर्म 17C में एक बेसिक इंफॉर्मेशन भरी जाती है कि बूथ लेवल पर कोई भी पोलिंग स्टेशन है उस पर कितना मतदान हुआ है और उसका फिर ईवीएम से मिलान किया जाता है। तो एक तरह से आप हाथ से भरा जाता है, जो भी ऑफिसर होता है उसके द्वारा हाथ से भरा जाने वाला फॉर्म 17C है और फिर उसकी मशीन का जो डेटा है, ईवीएम का जो डेटा है उससे मिलान किया जाता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की असंगति होती है, असंगति होने पर इसका मिलान वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल ये क्या करता है? ये मशीन वीवीपैट मशीन किससे जुड़ी हुई है? ईवीएम से जुड़ी होती है। और जब कोई व्यक्ति ईवीएम में मतदान करता है तो ये वस्तुतः एक पर्ची के रूप में उसका रिकॉर्ड रखता है, फिजिकल रिकॉर्ड रखता है। तो अगर फॉर्म 17C और ईवीएम के डेटा में किसी प्रकार का अंतर हो, विसंगति हो, तो उसको वीवीपैट से वेरीफाई करने को अनिवार्य व्यवस्था बनाई गई ताकि चुनाव में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, कोई विवाद न हो। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही अंतिम चरण के ईवीएम या वीवीपैट राउंड गिने जाएंगे, ये व्यवस्था की गई। पोस्टल बैलेट, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बाहर रहते हैं या चुनाव मतदान प्रक्रिया में लगे रहते हैं, तो वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट देते हैं। कई बार कहीं पर अगर मतदान, आप ये देखिए कि लड़ाई दो उम्मीदवारों के बीच बहुत ज्यादा हो और वोटों का अंतर बहुत कम हो, तो और बैलेट पेपर से होने वाली गिनती बाद में हो तो विवाद खड़े हो जाते हैं। तो ये सुनिश्चित किया गया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोट गिरे हैं उनकी गिनती पहले कर ली जाए और फिर बाद में ईवीएम और वीवीपैट की गिनती की जाएगी। बाद ही अंतिम चरण के जो ईवीएम और वीवीपैट है उससे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती सुनिश्चित की गई। इसके अलावा कुछ तकनीकी नवाचार और निगरानी प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण अंश भी देखने को मिले बिहार चुनाव में। जैसे अभी आपको बताया था कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट, तकनीकी रूप से चुनाव की रेड रहा। ये एक महत्वपूर्ण ऐप है और इसने डेटा संग्रह, ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण और मतदाता सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाया। वेबकास्टिंग के माध्यम से हर मतदान केंद्र पर वास्तविक समय में निगरानी संभव हुई, इससे भी चुनाव पारदर्शी हुआ। सभी प्रक्रियाएं वीडियोग्राफ की गई। जांच के बाद फॉर्म 17A और संबंधित सामग्री को रिटर्निंग ऑफिसर की मोहर के साथ पुनः सील कर दिया गया। तो इससे पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया बहुत सहज रही और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। कहीं भी रीपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन सभी उपायों को जब सुनिश्चित कर दिया गया तो पूरे चुनाव में शून्य गड़बड़ी हुई, रीपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी और यह बिहार चुनाव 2025 की एक विशेष उपलब्धि थी। अब आप के सामने 3 प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की स्थापना को हाल ही में कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? आपके सामने ऑप्शंस है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। अगला प्रश्न है, असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के अंतर्गत दूसरी या तीसरी शादी करने पर अधिकतम सजा क्या होगी? आपके सामने ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा?
ऑप्शंस हैं आपके सामने 52.45%, 60.12%, 67.13%, 71.78%। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।